नमस्कार साथियों, मैं कुलदीप कुमावत स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल के स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक ऐसे बिंदु के साथ जो हिंदी साहित्य की आधारशिला है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन भाग 14। दोस्तों, इससे पहले 13 भाग मैंने अपलोड कर दिए थे। दोस्तों, ये जो वीडियो है ये संक्षिप्त वीडियो है, 10-10 मिनट 8-8 मिनट के वीडियो हैं। अगर हिंदी साहित्य में हमें अपन को कुछ आगे कुछ प्राप्त करना है, अचीवमेंट करना है, तो हमें रामचंद्र शुक्ल को अवश्य पढ़ना ही पड़ेगा। और रामचंद्र शुक्ल के कथन इस लिहाज से हर परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के महत्वपूर्ण कथन भाग 14। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ये बात करने जा रहा हूं मैं आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान की, जिसे हम हिंदी साहित्य संसार में द्विवेदी काल के नाम से जानते हैं। उसी की बात करने जा रहा हूं मैं। द्वितीय उत्थान में मौलिक रूपकों की सूची देखने से यह लक्षित हो जाता है कि नाटक की कथा वस्तु के लिए लोगों का ध्यान अधिकतर ऐतिहासिक और पौराणिक प्रसंगों की ओर ही गया। वर्तमान सामाजिक और पारिवारिक जीवन के विविध उलझे हुए पक्षों की सूक्ष्मता के साथ निरीक्षण करके उनके मार्मिक या अनूठे चित्र खड़ा करने वाली उद्भावना उनमें नहीं पाई जाती। यह रामचंद्र शुक्ल इस संबंध में कह रहे हैं कि जो द्विवेदी युग में जो गद्य लिखा जा रहा था वह सिर्फ और सिर्फ सामाजिक या पारिवारिक जीवन से संबंधित ही लिखा जा रहा था। उनमें कोई जीवन की मार्मिकता या अनूठे चित्र खड़े करने वाली उद्भावना नहीं पाई जाती। महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जाने की संभावना। अगला है, देवी प्रसाद पूर्ण ब्रज भाषा के एक बड़े ही सिद्धहस्त कवि थे और साहित्य के अच्छे ज्ञाता थे। देवी प्रसाद पूर्ण भी हिंदी जगत में बहुत प्रसिद्ध लेखक रहे हैं। अगला कथन है, द्वितीय उत्थान में आलस्य का जैसा त्याग उपन्यासकारों में देखा गया वैसा और किसी वर्ग के हिंदी लेखकों में नहीं। दोस्तों, द्वितीय युग या द्वितीय उत्थान आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, उसमें जो उपन्यासकार है वह उपन्यासकार आलस्य को त्याग कर एक उपन्यास के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और इसके पश्चात हिंदी में एक उपन्यासों की सी भरमार सी आ जाती है। अगला कथन है, पहले मौलिक उपन्यास लेखक जिनके उपन्यासों की सर्वसाधारण में धूम हुई काशी के बाबू देवकीनंदन खत्री थे। मौलिक उपन्यास देवकीनंदन खत्री के थे जिनकी उपन्यासों में सबसे ज्यादा धूम हुई। और परीक्षा गुरु पता ही है आपको, पहला उपन्यास माना जाता है, लेकिन उसके बाद में परीक्षा गुरु श्रीनिवास दास का। अगला है, द्वितीय उत्थान के आरंभ में तो चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति नामक देवकीनंदन खत्री के ऐयारी के उपन्यासों की चर्चा चारों ओर इतनी फैली कि जो लोग हिंदी की किताबें नहीं पढ़ते थे वे भी इन नामों से परिचित हो गए। दोस्तों, आपको पता है कि चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति इतने प्रसिद्ध उपन्यास रहे हैं, ऐयारी उपन्यास रहे हैं, कि जो ये ऐयारी उपन्यास जो तिलस्म आदि से संबंधित होते हैं कि इनको जो हिंदी जो नहीं जानता था उन लोगों ने भी हिंदी समझकर, हिंदी पढ़कर इन उपन्यासों के बारे में वह चर्चा करने लगा। आगे देखते हैं। अगला कथन है, हिंदी साहित्य के इतिहास में बाबू देवकीनंदन का स्मरण इस बात के लिए सदा बना रहेगा कि जितने पाठक उन्होंने उत्पन्न किए उतने और किसी ग्रंथकार ने नहीं। शुक्ल का मानना है कि जब देवकीनंदन खत्री मौलिक उपन्यासों की धूम हुई और हिंदी साहित्य क्षेत्र में आए तो जितने लेखक या लेखक के पश्चात जो पाठक उन्होंने उत्पन्न किए वैसे पाठक और किसी ग्रंथकार ने उत्पन्न नहीं किए, क्योंकि इनके जो उपन्यास थे उन उपन्यासों को पढ़ने की पाठकों में एक होड़ सी मच गई थी। आगे देखते हैं। बाबू देवकीनंदन के प्रभाव से तिलस्म और ऐयारी के उपन्यासों की हिंदी में बहुत दिनों तक भरमार रही
और शायद अभी तक यह शौक बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है। अगला है कथन, किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में समाज के कुछ चित्र, वासनाओं के रूप रंग चित्र, आकर्षण वर्णन और थोड़ा बहुत चरित्र चित्रण भी अवश्य पाया जाता है। अब बात की जा रही है किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों की। किशोरीलाल गोस्वामी को साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार माना जाना चाहिए, कहना चाहिए। ये कथन बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों कि किशोरीलाल गोस्वामी को साहित्य की दृष्टि से हिंदी का पहला उपन्यासकार कहना चाहिए। द्वितीय उत्थान काल के भीतर उपन्यासकार किशोरीलाल गोस्वामी को कह सकते हैं कि उपन्यासकार अगर किसी को कहा जाए तो किशोरीलाल गोस्वामी को ही कहा जा सकता है। लोगों ने भी मौलिक उपन्यास लिखे पर वास्तव में वे उपन्यासकार न थे। महत्वपूर्ण कथन है। अयोध्या सिंह उपाध्याय की ठेठ हिंदी का ठाठ और अध की लहू दोनों पुस्तकें भाषा के नमूने की दृष्टि से लिखी गई, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। ये दोनों उपन्यास अयोध्या सिंह उपाध्याय के प्रसिद्ध जरूर है, लेकिन शुक्ल का मानना है कि ये भाषा की दृष्टि से लिखी गई थी, औपन्यासिक कौशल की दृष्टि से नहीं। सरस्वती के प्रथम वर्ष संवत 1957 में ही किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती नाम की कहानी छपी, जो मौलिक जान पड़ती है। इंदुमती को पहली कहानी माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो सरस्वती पत्रिका में छपी थी। और सरस्वती पत्रिका का संपादन, शुरुआती संपादन चिंतामणि घोष ने किया था। बाद में 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसका संपादन करते हैं। सूर्यपुरा के राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह, जिनकी कहानी भी प्रसिद्ध है दोस्तों, कानों में कंगना, हिंदी के एक अत्यंत भावुक और भाषा की शक्तियों पर अद्भुत अधिकार रखने वाले पुराने लेखक थे। आगे देखते हैं। संस्कृत के प्रकांड प्रतिभाशाली विद्वान के अनन्य आराधक श्री चंद्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी उसने कहा था संवत 1972 अर्थात सन 1915 की सरस्वती में छपी थी। कुछ विद्वानों का मानना है कि यह कहानी पहले 1916 में छपी थी, लेकिन शुक्ल ने 1915 माना है। घटना इसकी ऐसी जैसी बराबर हुआ करती है, पर उसमें भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लजता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेमी की निर्लजता, प्रगल्भता, वेदना की विविध विवर्ती नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसलिए इसके घटनाएं ही बोल रही है, पात्रों की बोलने की अपेक्षा नहीं। कहने का आशय है कि उसने कहा था जब कहानी 1915 में सरस्वती में छपी तो ये कहानी जगत में धूम मचा दी थी और इसके जो पात्र थे, इसकी जो घटनाएं थी वह अद्भुत थे। आगे बात करते हैं। हिंदी गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। कहने का आशय है कि गद्य जो है कवि या लेखक लिखता है तो निबंध जो है वह निबंध गद्य के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। कि भाषा जो होती है, लेखक जो होता है अपने हृदय के उद्गार भाषा के माध्यम से सीधे सरल शब्दों में व्यक्त जो करता है वह सिर्फ और सिर्फ किसमें व्यक्त कर सकता है, निबंध के अंतर्गत ही व्यक्त कर सकता है। आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व अर्थात व्यक्तिगत विशेषता हो। निबंध लेखक अपने मन की प्रवृत्ति के अनुसार स्वच्छंद गति से इधर उधर फूटी हुई सूत्र शाखाओं पर विचरता चलता है। यही उसके अर्थ संबंधी व्यक्तिगत विशेषता है कि निबंध स्वच्छंद गति के अनुसार चलता है, अपनी खुद की मौलिक विशेषताएं होती है, निजी हृदय के उद्गार होते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, अगला कथन है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि द्विवेदी जी के लेख, महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात हो रही है, द्विवेदी जी के लेख या निबंध विचारात्मक श्रेणी में आएंगे, पर विचार की वह गूढ़ गुम्फित परंपरा उनमें नहीं मिलती जिसमें पाठक की बुद्धि उत्तेजित होकर किसी नई विचार पद्धति पर दौड़ पड़े। ऐसी पद्धति महावीर प्रसाद द्विवेदी में नहीं मिलती कि पाठक की बुद्धि उत्तेजित हो जाए, उसका हृदय
द्रवित हो जाए, प्रभावित हो जाए, ऐसी पद्धति नहीं मिलती, क्योंकि उन्होंने भाषा को परिष्कृत करने में अधिक बल दिया है। आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी के लेखों को पढ़ने से ऐसा जान पड़ता है कि लेखक बहुत मोटी अक्ल के पाठकों के लिए लिख रहा है। एक एक सीधी बात कुछ हेर फेर कहीं कहीं केवल शब्दों के साथ 5-6 वाक्यों में कही हुई मिलती है। उनकी यह प्रवृत्ति उनकी गद्य शैली निर्धारित करती है। यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पर कही आएगा दोस्तों। मतलब ऐसा लिखता है कि मतलब भाषा की दृष्टि से उन्होंने निबंध लिखा है, साहित्य लिखा है, लेकिन भाव की दृष्टि से साहित्य नहीं लिखा। माधव प्रसाद मिश्र की लेखनी में बड़ी शक्ति थी, जो कुछ लिखते थे बड़े जोश के साथ लिखते थे, इससे इनकी शैली बहुत प्रगल्भ होती थी। ये माधव प्रसाद मिश्र की बात है। देश दशा की इस तीव्र अनुभूति के कारण माधव प्रसाद मिश्र को श्रीधर पाठक की कविताओं में एक बात बहुत खटकी। श्रीधर पाठक जो वृषभाषा के प्रकृति वर्णन करने में अग्रणीय है। पाठक जी ने जहां ऋतु, शोभा या देश छटा का वर्णन किया है, वहां केवल सुख, आनंद और प्रफुल्लता के पक्ष पर ही उनकी दृष्टि पड़ती है। देश के असंख्य दीन दुखियों के पेट को ज्वाला और कंकालवत शरीर पर नहीं। ये कहना है माधव प्रसाद मिश्र का। उनका मानना था कि साहित्य ऐसा होना चाहिए जिसमें असंख्य दीन दुखियों की स्थिति का चित्रण किया जाए, लेकिन श्रीधर पाठक ने सिर्फ प्रकृति छटा का वर्णन ही साहित्य के अंतर्गत किया है। गोपाल राम गहमरी के लेखों और निबंधों की भाषा बड़ी चंचल, चटपटी, प्रगल्भ और मनोरंजक होती थी। विलक्षण रूप खड़ा करना ही इनके निबंधों की विशेषता है। यहां से दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। किसी अद्भुत बात का चरम दृश्य दिखाने वाले ऐसे विलक्षण और कुतूहलजनक चित्रों के बीच से वे पाठक को ले चलते हैं कि उसे एक तमाशा देखने का सा आनंद आता है। बहुत प्रसिद्ध कथन है। आगे देखते हैं। बाल मुकुंद गुप्त जी ने सामयिक और राजनीतिक परिस्थिति को लेकर कई मनोरक प्रबंध लिखे हैं, जिनमें शिव शंभू का चिट्ठा बहुत प्रसिद्ध है। बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन को आधार बनाकर कई लेख लिखे हैं। गुप्त जी की भाषा बहुत चलती, सजीव और विनोदपूर्ण होती थी। किसी प्रकार का विषय हो, गुप्त जी की लेखनी उस पर विनोद का रंग चढ़ा देती थी। पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, यहां से पूछा जा सकता है। बाल मुकुंद गुप्त के विनोदपूर्ण वर्णात्मक विधान के भीतर विचार और भाव लुके छुपे रहते थे। यह उनकी लिखावट की एक बड़ी विशेषता है। यहां से भी दोस्तों प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। ये कथन परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का एक अटाला समझिए। जहां वे कुछ विचार उपस्थित करते हैं, वहां भी पद छटा ही ऊपर दिखाई पड़ती है। शब्दावली दोनों प्रकार की रहती है, संस्कृत की भी और ब्रिज भाषा काव्य की भी। बहुत ही महत्वपूर्ण कहने का आशय है कि उन्होंने समास अनुप्रास में गुथे हुए शब्द गुच्छों का ही निर्माण किया है। बाबू श्याम सुंदर दास की भाषा इस विशेषता के लिए बहुत दिनों से प्रसिद्ध है कि उसमें अरबी, फारसी, विदेशी शब्द नहीं आते। आधुनिक सभ्यता के विधानों के बीच की लिखा पढ़ी के ढंग पर हिंदी को ले चलने में आपकी लेखनी ने बहुत योग दिया है। ये बाबू श्याम सुंदर दास के बारे में प्रसिद्ध कथन है दोस्तों। अगला कथन है, समालोचक दो पत्र द्वारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी एक बहुत ही अनूठी लेखन शैली लेकर साहित्य क्षेत्र में उतरे थे। ऐसा गंभीर और पांडित्यपूर्ण हास जैसे इनके लेखों में रहता है और कहीं देखने में न आया। उनके गूढ़ शास्त्रीय विषयों तथा कथा प्रसंगों की ओर विनोदपूर्ण संकेत करती हुई उनकी वाणी चलती थी। समालोचक पत्रिका के संपादक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जयपुर से इसका प्रकाशन होता था समालोचक पत्रिका। चंद्रधर शर्मा गुलेरी साहित्य क्षेत्र में बहुत बड़े विद्वान हैं। आगे देखते हैं। यह बेधड़क कहा जा सकता है कि शैली की जो विशिष्टता और अर्थ गर्भित वक्रता गुलेरी जी में मिलती है और किसी लेखक में नहीं। यह शुक्ल का मानना था कि गुलेरी जी जो है
वह उनकी शैली सबसे अलग थी, अर्थगर्भित थी। व्याख्यात्मक आलोचना किसी ग्रंथ में आई हुई बातों को एक व्यवस्थित रूप में सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण करती है। व्याख्यात्मक आलोचना की विशेषता बता रहे हैं कि उसके अंतर्गत एक व्यवस्थित रूप से सामने रखकर उनका अनेक प्रकार से स्पष्टीकरण किया जाता है। उनका मतलब किसी भी बात का। बाह्य पद्धति के अंतर्गत कवि के जीवन क्रम और स्वभाव आदि के अध्ययन द्वारा उसकी अंतर्वर्तियों का सूक्ष्म अनुसंधान है, जिसे मनोवैज्ञानिक आलोचना कहते हैं। यह भी मनोवैज्ञानिक आलोचना के बारे में कथन है। गुण अथवा दोष दिखलाने के लिए कोई पुस्तक भारतेंदु के समय में न निकली थी। इस प्रकार की पहली पुस्तक महावीर प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की आलोचना थी, जो इस द्वितीय उत्थान के आरंभ में ही निकली। कहने का आशय है कि आलोचना क्षेत्र में आलोचना जो होती है वह गुण और दोष दिखाने, गुण और दोष जिसके अंदर प्रकट किया जाता है वही आलोचना होती है। और ऐसी कोई पुस्तक भारतेंदु युग में नहीं निकली या प्रथम उत्थान में नहीं निकली। द्वितीय उत्थान या महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय उन्हीं की पुस्तक हिंदी कालिदास की आलोचना निकलती है और यह द्वितीय उत्थान के आरंभ में निकली। दोस्तों आज के लिए इतना काफी। अगला जो पार्ट होगा, अगला जो भाग होगा, उसमें हम हिंदी साहित्य जगत के छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।